सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 करण प्रकाश की इसके अंतर्गत संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम इसको निकालेंगे आज, ठीक है। तो कल इसके पहले वाला जो मतलब लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी को। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है, सरल वाले में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है और उसकी आवर्धन क्षमता, उसमें जब वस्तु होती है वो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होती है। अब इसमें क्या होता है, सीधा आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। वो सीमा है m जो होता है उसमें लेस आर इक्वल 9 होता है। यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता को आप 9 से ज्यादा नहीं कर सकते है ना। उससे ज्यादा करने पर क्या होगा, उससे ज्यादा करने पर होगा ये कि बड़ा विपतन, यानी कि प्रतिबिंब में कई दोष पैदा हो जाते हैं। ठीक, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, इसमें हम चित्र के साथ इसका सिद्धांत समझ लेना। इसमें क्या होता है, दो समाक्षीय उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अपन। दो समाक्षीय उत्तल लेंस, किरण आरेख पर ध्यान देना बच्चों। इस टाइप से ये जो आगे वाला आपको दिख रहा है L1, इसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस, इसको कहते हैं नेत्रिका या नेत्र लेंस। इसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर ये वस्तु हम इसके फोकस के बाहर रखते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण निकली और ये फोकस से होकर आई, दूसरी प्रकाश का केंद्र से आई यहाँ पर। तो ये जो पहली वस्तु के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब थोड़ा बड़ा, ये दूसरी लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर देता है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, अभी होगी। इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब में पीछे की साइड में आपका चला जाएगा, इस टाइप से चला जाएगा। तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये पीछे की ओर आकर के इस टाइप से पीछे की ओर बढ़ाने पर आपका मान लीजिए यहाँ पर यह करके मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है यहाँ पर। तो इसे कई गुना बड़ा हो जाता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया A, B, इसे नाम दे दिया A1, B1, इसको नाम दे दिया चलो CD या कुछ भी, CD बन गया, ठीक है ना। और ये ऑप्टिकल वाले को O1 नाम दे दिया, इसको हमने O2 नाम दे दिया। ठीक, तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनती है। बात समझ गए आप? बात समझ गए होंगे। तो ये किरण आरेख आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, है ना। तो क्या है इसमें सिद्धांत समझिए। इसमें दो समाक्षीय लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। पहला लेंस क्या करता है, वस्तु का एक आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पहले लेंस के द्वारा निर्मित यानी कि अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए यानी नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिस कारण से अंतिम प्रतिबिंब कई गुना आवर्धित हो जाता है वस्तु की तुलना में। ये इसका सिद्धांत है। समझ आया सिद्धांत? आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, पहला लेंस जो होता है जिसको हम संयुक्त अभिदर्शक लेंस कहते हैं, यह वस्तु का वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, माने थोड़ा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यह वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, परिणाम स्वरूप आवर्धित प्रतिबिंब कई गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही इसका सिद्धांत है। अब इसमें क्या होता है, एक और ध्यान रखना, अभिदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अभिदर्शक लेंस की जो वस्तु होती है इसको हम F और 2F के बीच रखते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब 2F के बाहर बनता है, 2F के बाहर बनेगा तभी तो वो आवर्धित होगा। और ये 2F के बाहर प्रतिबिंब जो बनता है ना, इसके 2F के बाहर, वो इसके F और O के बीच बनता है। इसके F माने फोकस और
प्रकाश केंद्र के बीच बनता है तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, बस इसमें ध्यान रखना कि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। कल जो पढ़ा था अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा था, इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ध्यान रखना है। अब इसके दो चित्र होते हैं वैसे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शिक न्यूनतम दूरी पर बने, तो मैं इसको जो है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये डी दूरी पर बन रहा है। ठीक है ना, इससे डी दूरी पर ये वस्तु तो है ना, ये यहाँ पर ये UO, इसमें क्या होगा, जो ऑप्टिकल पीस होगा बस अभिदर्शक लेंस होगा, इससे संबंधित दूरियों में O शब्द लगाएंगे, O। और जो नेत्रिका से वस्तु की दूरी लिखेंगे, इससे संबंधित दूरियों में E शब्द लगाएंगे, E। अब ये जो प्रतिबिंब ये वाली दूरी पर उनको नापनी है, ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाली दूरी भी आपको, इसको C नाम दे देते हैं, ये वाली दूरी जो है ये भी O है, इसके लिए भी O है। समझ में आ रही बात? इसके लिए ध्यान देना, ये है अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, ये है अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये इस नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर हमारा ये आ गया। बात समझ में आई? आ गई। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, अब ये कंडीशन कौन सी है कि हमने जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उसका अंतिम प्रतिबिंब कहेंगे, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मान लीजिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर इसके करण आरेख को आपने समझ लिया है ना, क्या है। आप सूत्र स्थापना के पहले इसकी आवर्धन क्षमता का परिभाषा लिखेंगे। जिसकी आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, परिभाषा लिख रहे हैं हम यहाँ पहले, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सूत्र रूप में हमारे पास आ जाएगा, सूत्र रूप में हमारे पास आ जाएगा m बराबर बीटा बटे अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ये है वो परिभाषा। आवर्धन क्षमता क्या है, ये हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या है, अंतिम। अब यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब शब्द बोलना है। क्यों बोल रहा है अंतिम प्रतिबिंब? क्योंकि दो प्रतिबिंब बन रहा है ना, एक है और एक है, तो आपको अंतिम वाला शब्द बोलना है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। सूत्र रूप में m बराबर बीटा बटे अल्फा की डेफिनेशन है। समझ गया हो कि डेफिनेशन? ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको आवर्धन क्षमता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, आवर्धन क्षमता की परिभाषा ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये परिभाषा क्या है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे आगे, आवर्धन क्षमता का तो हो गया हमारे पास, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी परिभाषा के बाद हम इसके सूत्र को स्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, दो चित्र बनना है। ये चित्र एक मान लो, और एक यहाँ पर एक और बनाएंगे वस्तु के लिए। इसको मानेंगे कि ये वस्तु जो थी ना AB, ये AB है, और ये D दूरी पर यहाँ पर रखी हुई है, D दूरी पर, है ना। इसको I नाम दे दिया यहाँ पर, मान लो। ठीक है ना, D नाम दे दिया। और यहाँ पर आपको एक एंगल बना देना है अल्फा, और यहाँ पर एंगल बना देना है बीटा।
एंगल जो है क्या बन गया हमारा बीटा। इतना ध्यान रखना, ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। चित्र 2 में क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी है, वही वस्तु। और चित्र 1 में क्या है, करणारेख है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का करणारेख, ठीक है ना। इसमें क्या लिखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु, ठीक है ना। और ये है, अब अपन इसकी सूत्र स्थापना कर रहे हैं ना, सूत्र स्थापना। तो सूत्र स्थापना ही में पहले ये चित्र आपका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें अपन ने लिखा था m बराबर, अभी मतलब अपन जब सूत्र स्थापना करेंगे, सूत्र स्थापना, तो देखिए अपन को क्या करना है। सूत्र स्थापना में ही ये चित्र बना है। अपन लिखते हैं कि माना या यूं लिख देते हैं पहले कि चित्र 1 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने का करणारेख प्रदर्शित है। करणारेख प्रदर्शित है, ठीक है ना। अब आप लिख देना कि माना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है। यानी कि तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यहाँ लिख देना है अपन को, तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, या चाहो तो लिख सकते हो चित्र 2 अल्फा है, ठीक है ना। तब m बराबर आपको लिख देना है बीटा बटे अल्फा, ठीक है ना। m बराबर क्या लिख देंगे, बीटा बटे अल्फा। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब वही काम, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो, तब क्या होगा, तब आपको बीटा को एप्रोक्स tan बीटा लिखना है और अल्फा को एप्रोक्स क्या लिखना है, tan अल्फा लिखना है। इसलिए m बराबर हमारा आएगा, ये जो बीटा है इसको लिखेंगे tan बीटा, और अल्फा को क्या लिखेंगे, tan अल्फा लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहीं से हमारा सारा कुछ स्टार्ट है। तो सूत्र स्थापना में पहले ये लिख देना है, ठीक है ना, और फिर ये सूत्र का और यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ये tan बीटा tan अल्फा के मान चित्र से निकालना है। तो देखो tan बीटा के लिए हम यहाँ पर ए लेंगे, कौन सा ले लेंगे, a डैश b डैश O2। आप देखें चित्र से, बहुत सरल है वैसे स्थापना, चित्र पर अच्छे सीख लेना। चित्र से त्रिभुज a डैश b डैश O2 में tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan बीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यानी कि a डैश b डैश आधार यानी कि O2 b डैश, ठीक है, हाँ ठीक है। अब एवं चित्र 2 से, अब यहाँ पर आपको चित्र 2 का प्रयोग करना है। चित्र 2 से tan अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो आपको सीधा लिखना है ए बी बटा डी। सीधा क्या लिखना है बच्चों, ए बी बटा डी। समझ गए होंगे। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में ले जाओ, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से m बराबर क्या आएगा, tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिखो a डैश b डैश बटे O2 b डैश, और tan अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी बटा डी है। ठीक है, अब इसको व्युत्क्रम कर दो, तो ए डैश बी डैश बटे O2 बी डैश गुणित यहाँ पर आएगा डी बटा ए बी। एक स्टेप और सुधार दो यहाँ पर, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, इसको एक साथ कर लो, गुणित O2 बी डैश बटे डी, यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको देना है अपन को समीकरण नंबर 2। क्लियर है सबको। क्या किया हमने, क्योंकि हम यहाँ का साफ करेंगे तो थोड़ा सा देख लो। पहले सूत्र स्थापना में सबसे पहले लिखना है, पहले परिभाषा लिख दोगे फिर सूत्र स्थापना। चित्र 1 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने का करण आरेख प्रदर्शित है। मानव अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया है, अल्फा है, तब m बराबर आएगा बीटा बटे अल्फा। बीटा अल्फा बहुत छोटे कोण हो तो टेन को टेन बीटा को टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा मान लेना। फिर ये ए डैश बी डैश O2, ए डैश बी डैश O2 में टेन बीटा का मान निकालना और इससे टेन अल्फा का मान निकालना, वहां पर रखना। ठीक है, व्युत्क्रम कर देना। अब अपन आ जाते हैं किस पर, अब अपन आ जाते हैं आगे चित्र, उसके आगे। तो हमें देखे जरा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, ये वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है, तो हम ज्ञात कर नहीं सकते। ए भी वस्तु की लंबाई है, वो भी ज्ञात नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बी O1 और ए डैश बी डैश O1 ये समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुजों के द्वारा हमें लंबाइयों को दूरियों में बदल देंगे। तो जरा ध्यान देना, चित्र में त्रिभुज ए बी O1 चित्र 1 में, वो लिखा है मैं चित्र 1 में ए बी O1 तथा त्रिभुज A1 B1 O1 समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए ये समरूप त्रिभुज है। क्यों है समरूप त्रिभुज, देखो को लग जाएगी, ए वाला और ए वाला कोण बराबर है, ये कोण 99 के हैं, ये दोनों एकांतरंतः कोण है, सब बराबर हो गए। त्रिभुज यहाँ पर लिख सकते हो ए ए ए से, कैसे ए ए ए से। समरूप त्रिभुज तो संघात भुजा अनुपातिक होंगी, तो यहाँ पर इसलिए A1 B ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा ए बी, बटे में आएगा ए बी, बराबर हम लिखेंगे O1 बी डैश बटे O1 ए। ठीक है, अब ये जो दूरियां हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी, ये वैल्यू हम वहां लिखेंगे समीकरण 2 में। तो अपन आप समीकरण 2 पर पहुंचते हैं, तो हमें क्या मिलेगा समीकरण 2 में, वहां पर ए डैश बी डैश को m बराबर मिलेगा ए डैश बी डैश बटे ए बी को लिख देना है O1 बी डैश बटे O1 ए। ठीक है, ये लिख देना, गुणक दिखाइए आपका O2 बी डैश बटे में डी। ठीक है ना, इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 3। अब जरा देखो O1 बी डैश क्या है, O1 बी डैश, O1 बी डैश ये है वो इससे प्रतिबिंब की दूरी, इसको अपन ने VO लिखा है, तो इसको हम VO लिख देंगे। O1 ए इससे वस्तु की दूरी है, इसको UO लिख देंगे। O2 बी डैश, O2 बी डैश इसके प्रतिबिंब की दूरी है, तो बस ये दूरी है यहाँ पर पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास O1 बी डैश, O1 बी डैश इक्वल टू प्लस VO। अभिदर्शक से, अभिदर्शक से
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर लिखना है O1A, O1A इसको लिख दो माइनस UO, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बात समझ में आ गई? आ गई होगी। फिर लिखना है O2B डैश, O2B डैश ये लिख रही है इक्वल टू माइनस EB, माइनस क्यों लगाएंगे? इस तरफ है, ये है नेत्रिका से, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? और इसको डी को लिखना होगा हमारे लिए माइनस टी, डी, और डी को हम माइनस टी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी पूरी में लगा दी ना। तो अब लगा दो आप समीकरण कितने से? 3 से, समीकरण 3 से। अब हम समीकरण 3 से क्या पहुंचेगा बताओ मुझे? समीकरण 3 लगाएंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू, अब सारे की सारे वैल्यूज को क्या करना है? पुट कर देना है, सारी वैल्यूज को पुट करो ना। तो O1B डैश को लिखना है VO, O1A को लिख देना है माइनस UO गुणित O2B डैश, O2B डैश को माइनस UE और इसको माइनस T। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? फाइनल 3 माइनस है ना, तो 1 माइनस बचेगा, तो आ जाएगा VO अपॉन UO UE बटे D। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। ये हमारी आवर्धन क्षमता निकाल आई। क्या निकल आई? हमारी आवर्धन क्षमता निकल आई। तो क्या निकली हमारी आवर्धन क्षमता? क्या निकली? ये जरा ध्यान देना, O2B डैश, O2B डैश, ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्या? हाँ लिख दिया, A डैश B डैश बटे O2B डैश गुणित यहाँ पर था D बटे AB। थोड़ा सा मैं इसको सुधार दूं बच्चों, D यहाँ पर कहाँ पर था? ऊपर था, तो D को यहाँ कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, और ये O2B डैश को नीचे लिखना है, O2B डैश। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? D यहाँ पर ऊपर है, D यहाँ पर ऊपर है और O2B डैश नीचे है। आप समझ गए ना, यहाँ डिस्टर्ब हो गया था, इसको अपन ने उल्टा किया था, तो D बटे A भी, तो D ऊपर था यहाँ पर, बस हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया था। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई थी? यहाँ पर अपन आएगा माइनस D ऊपर आएगा और माइनस EV नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? D बटे UV आएगा, ठीक है ना, D बटे UV। वेरी गुड, D बटे UV आएगा। तो ये हमारा आ गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये संयुक्त सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता हमारी निकल आई, ठीक है ना। पर जैसे कि आपको पता है 2 केस प्रयोग किए जाते हैं। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो हम वो 2 केस प्रयोग करने वाले हैं। तो ये संयुक्त सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता माइनस में आई, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, तो माइनस VO बटे EO गुणित D बटे UE, ये होती है आवर्धन क्षमता। अब हम केस लगाएंगे, स्थितियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ लेना, पहले यहाँ पर परिभाषा लिखी थी, फिर यहाँ आए थे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहां से, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये हमारा पुराना है, तो आप लोग तो रिवर्स कर करके उसको लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। अब देखते हैं, तो माइनस VO बटे U, अब यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1, 2 स्थिति बनेंगी हमारी। अब स्थिति 1, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जिसका एक चित्र है, जिसका एक चित्र बना हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र लगा दो, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में
इसमें भी को तो लिखना, अच्छा ये जब भी ये सूत्र लगाओ तो ये लगना है नेत्रिका में, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनता है। तो भी को लिखना है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो भी को लिखना है माइनस डी, भी को क्या लिखना है माइनस डी, फिर यू को लिखना है माइनस यूवी और एफ को लिखना है प्लस एफ, ये आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। भी को क्या लिखना है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है, तो भी डी हो जाएगा, यूवी भी रहेगा, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तब यहाँ पर आएगा मैं इतने इतने पर, चलिए वैल्यू इसमें पुट करूं, तो 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यूवी इक्वल टू 1/f। अब इसमें मैंने डी से गुणा कर दिया, डी से गुणा करने पर, डी से गुणा करने पर, गुणा करो डी से, तो यहाँ पर आएगा डी बटा माइनस डी। बच्चों उसमें लगता है साउंड बंद हो गया था, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, देखते हैं फिर कहाँ से बंद हुआ था, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार फिर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहाँ तक समझा दिया था, यहाँ तक मैं आ गया था, ठीक है ना। यहाँ से फिर से बता देते हैं, तो साउंड बंद हो गया तो पता नहीं चला। अब देखें चित्र में, मतलब यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ तक जो हमारा समीकरण 1 था, तो समीकरण 2 था जो वहां तक समीकरण 2 बना था, अगर वहां तक साउंड रहा होगा तो यहाँ से देख लें इसको। तो चित्र 1 में त्रिभुज ए बी O1 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश O1 समरूप त्रिभुज है। कहाँ से, ए समरूपता से, उसी के ऊपर रख दो। तो यहाँ से ए बी ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू आ जाएगा O1 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 ध्यान रखना, O1 बी डैश बटे O1 ए। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती हैं। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो यहाँ पर था ना, उसमें मान लिखा अपन ने, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू O1 बी डैश बटे O1 ए लिख दो। तो m बराबर आ गया O1 बी डैश बटे O1 ए गुणित डी बटे O2 बी डैश। अब इसमें लगाएंगे पर, इस समीकरण 3 दे दो, इसमें लगाएंगे हम चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी से O1 बी डैश इक्वल टू होगा प्लस भी हो, O1 से लेकर के यहाँ तक, तो प्लस भी हो, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी अभिदर्शक है। O1 ए इसको क्या बोलेंगे, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। O2 बी डैश, O2 से लेकर के बी डैश तक, O2 बी डैश ये इसके लिए वस्तु की दूरी है, नेत्रिका को, तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी, और डी को माइनस डी लिखेंगे, वो वहां पर लिखा था चिन्ह परिपाटी, समय लगाते नहीं है जब tan थीटा लगाते।
तो m बराबर हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिखना है माइनस प्लस vo बटे माइनस ईओ गुणित माइनस डी बटे यूवी, माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा। तो ये है आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की। अब यहाँ पर दो केस आपको परीक्षा में आते ही आते हैं। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो इस समय हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f में v को लिखेंगे माइनस डी, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, डी दूरी पर बन रहा है। तो v यहाँ पर डी हो जाएगा, यूवी हो जाएगा, एफ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1/- माइनस डी माइनस 1/- माइनस यू इक्वल टू 1/f। अभी माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, माइनस 1 प्लस डी बटे यूवी इक्वल टू डी बटे एफ ई। हमने डी से अब गुणा कर दिया दोनों पक्षों में। अब ये -1 को इस तरफ लेगा, प्लस हो गया। अब ये समीकरण 4 ये है, इसमें डी बटे यूवी का मान लिख दो, तो ये निकल आया। ये क्या निकल आया हमारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब कभी कभी इस स्थिति में नली की लंबाई पूछ लेते हैं आपसे, तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी? नली की लंबाई कहलाती है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक भी हो, यहाँ से यहाँ तक यूवी, तो भी हो प्लस। अब स्थिति 2 लगा देते हैं। स्थिति 2, केस 2, स्थिति 2 में क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां पर बने बच्चों? अनंत पर बने। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होगा? तब कुछ नहीं करना है, यूवी को कर देना है एफ ई। इतना सा तो काम ही करना है। तो यूवी है भाई, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो यूवी को एफ ई कर दो। अतः समीकरण 4 से, ये है ना 4, समीकरण 4 में लगा दे स्थिति। तो आपका m बराबर आ जाएगा माइनस vo बटे यूओ इंटू डी बटे एफ ई। तो ये हो गई आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता कब है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने, तब ये होती है आवर्धन क्षमता। ठीक है। अब इस समय नली की लंबाई क्या हो जाएगी? अगर आपसे पूछे नली की लंबाई, तो इस समय जो नली की लंबाई होती है ना, वो इन दोनों के बीच की दूरी, तो vo प्लस एफ ई हो जाएगी, क्योंकि यूवी को अपन एफ ई बना दी ना। तो vo प्लस एफ ई, ये हो जाएगी नली की लंबाई। ठीक है ना। तो ये हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ड्राइव हुआ। आशा है आपको समझ आ गया होगा। साउंड मुझे पता नहीं कहाँ बंद हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता देना, तो हम फिर से भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे समय मिलने पर। ठीक है। तो सभी बच्चे इसको तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रभावी आवर्धन क्षमता कोई पूछे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रभावी, यदि इसकी आवर्धन क्षमता मान लो m1 है, इसकी आवर्धन क्षमता मान लो m2 है, तो इसकी आवर्धन क्षमता m1 गुणित m2 के बराबर होती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। गुनी हो जाती तो गुनी क्या? अगर पहले वाले की आवर्धन क्षमता इसकी मान लो m1 है और इसकी मान लो m2 है, तो कुल आवर्धन क्षमता होगी m बराबर m1 गुणित m2। तो प्रभावी जो आवर्धन क्षमता इफेक्टिव, वो m1 इन दोनों की आवर्तन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। इसलिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कई गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखा देगा। मान इसने इसकी आवर्तन क्षमता 5 है और इसकी मान लीजिए 10 है, तो कुल मिलाकर के 5 गुणित 10 हो जाएगी। आप सोचो आप कितना बड़ा हो गया। तो आवर्तन क्षमता बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ जाती है। इसी का प्रयोग तो अपन उसमें करते हैं, किसमें? पैथोलॉजी लैब वगैरह में। ठीक है। तो आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को नमस्कार।